हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 60 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 60 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 4972863 में प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और इस प्रकार प्राप्त अंकों का आरोही क्रम में आयोजित किया जाए तो बीच में कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमको कैसे बनाना है। तो इसमें जो लिख रहा है क्या चीज़, तो प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में जो बोला गया कि बीच में कौन सा अंक आएगा, तो बीच वाला अंक हमको ढूंढना है। तो इस प्रकार प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में मुझे सजाना है और उसके बाद बीच में कौन सा अंक आएगा वो बताना है हमको। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको एडजस्ट किया जाए। तो लिख रहा है प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाए, जितने भी विषम अंक हैं उसमें से 3 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर 9 है सबसे पहले, तो 9 में से हम 3 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 6। 9 में से हम 3 लेस कर देंगे तो हो जाएगा कितना, तो 6। तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। 7 में से 3 लेस कर देंगे तो हो जाएगा 4। 3 में से 3 लेस कर देंगे हो जाएगा 0। और तो कोई भी विषम संख्या नहीं है, विषम अंक नहीं है। इसके बाद तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए। सम अंक में 1 जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। और इस प्रकार प्राप्त अंक का आरोही क्रम में आयोजन किया जाए। अब इसको हमको आरोही क्रम में एडजस्ट करना है। तो आरोही क्रम में एडजस्ट करने के बाद क्या बोला, बीच में कौन सा अंक होगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो 7 है, 7 नंबर है, टोटल का टोटल 7 अंक है। तो इसका मतलब है कि जो चौथे स्थान पर होगा, जो 4th नंबर पर होगा, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो चौथे स्थान पर आएगा आरोही क्रम में वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही बीच में हो जाएगा। क्योंकि 3 इधर तब ना 1 बीच में, वही ना बीच में होगा। 3 3 6 और 1 7। तो हमको डायरेक्ट चौथा स्थान वाला चाहिए। तो सबसे पहले 0 1, उसके बाद हुआ दूसरा हो गया 3, तीसरा हो जाएगा 4 और चौथा हो जाएगा 5। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 5, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या है 2 नंबर। इसमें क्या है, लिख रहा है प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। जो हमारे पास ये व्हाट दिया गया है इसमें क्या आएगा हमको यह चीज़ बताना है। ठीक है, तो लिख रहा है ZXW USR PNM व्हाट FDC। तो ये कैसे हो रहा है, तो देखिए Z से डायरेक्ट हम U के पास जाते हैं तो हो रहा है -5। U से P के पास जाते हैं तो होता है -5। तो P से हम फिर -5 कर देंगे तो हो जाएगा K, और K में जब हम -5 करेंगे तो हो जाएगा F। तो ये हो गया K। X से -5 करेंगे तो S, और S से -5 करेंगे तो N, और N से -5 कर देंगे तो हो जाएगा I। W -5 करेंगे तो R, R -5 करेंगे तो M, और M में जब -5 करेंगे तो हो जाएगा H। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर होगा KIH, ऑप्शन हो जाएगा इसका D। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। लिख रहा है इसमें यदि किसी सांकेतिक भाषा में TRICKS को IRTSKS लिखा जाए, क्या लिखा जाए, तो TRICK और S को
IRTSKC लिखा जाता है तो IMAGE इमेजेज को AMISEG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्लेस्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो R, यहाँ से T, यहाँ से I, ये हो गया आपको C, ये हो गया K और ये हो गया S। तो आप देख लिए लेटर किस प्रकार से सीक्वेंस ये एक दूसरे का चिन्ह स्थान बदल रहा है और यही स्थान बदल रहा है, तो हमारे प्रश्न के लिए आंसर जो है यहाँ पर क्या चला जाएगा। तो यही चीज़ आप यहाँ भी देखें, इमेजेज में भी वही सिचुएशन लग रहा है, तो यहाँ पर भी यही आएगा, तो हो जाएगा ALP, AL और P, DE और C। ठीक है, AL और P, DE और C, तो AL और P, DE और C हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें समझ में आ रहा सबको। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिख रहा है इसमें, नीचे दिए गए 5 में से कोई 4 किसी प्रकार समान है तथा वे एक समूह की रचना करते हैं, कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कोई एक है जो उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिल्क, तो ये आप जान रहे हैं, नायलॉन ये भी जान रहे हैं, जूट, जूट भी आप जान रहे हैं, और कॉटन, कॉटन भी आप जान रहे हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए सिल्क तो जो है, जूट भी है, ये दोनों प्रकृति है, सिल्क और जूट दोनों प्रकृति से प्राप्त होता है। और कॉटन, कॉटन यानी कि कपास, तो कपास भी हमको प्रकृति से ही प्राप्त होता है। लेकिन नायलॉन जो है बाबू, यह प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, यह मिक्स करके यह कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, यह मानव निर्मित है। नायलॉन जो है वो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, यानी कि ये मानव निर्मित है, ये कृत्रिम है, इसमें मिक्सअप किया जाता है, ये मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसीलिए नायलॉन जो है यह अन्य सभी से अलग है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। यह जो है आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। आकाश बिंदु ए से उत्तर की ओर 18 मीटर गया, तो सबसे पहला चीज़ ये हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। बिंदु ए से 18 मीटर गया उत्तर दिशा की ओर, तो 18 मीटर गया ये उत्तर दिशा की ओर। फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ा, 1 बार बाएं 2 बार बाएं, लगातार 1 बार बाएं 2 बार बाएं। प्रत्येक बार 5 मीटर गया, प्रत्येक बार वो गया 5-5 मीटर। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर, फिर बाएं ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला। अब बिंदु बी पर पहुंच गया। ए और बी की दूरी कितनी है, तो ए और बी की दूरी जो है वह कितनी है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये 5 और ये 5 घट गया। और अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ भी होता है, तो ये 18 और ये 5 घटा दिए, यहाँ हो गया कितना, तो 13। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए और बी की दूरी कितनी है, तो ए और बी के बीच की दूरी है 13 मीटर। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। एच, जे, के और एल में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, तो के, एल और एच से लंबा है। के जो है एल और एच से लंबा है। के किससे लंबा है, तो के लंबा है एल से और एच से। अब यहाँ एल और एच में कौन लंबा कौन छोटा ये हमको पता तो नहीं चला। इसके बाद है जे सबसे छोटा नहीं है, तो जे सबसे छोटा नहीं है, तो एच, जे, के, एल 4 ठो कैरेक्टर है, बोल रहा है कि जे सबसे छोटा नहीं है, तो जे कहाँ होगा, तो जे ऊपर हो सकता है, सबसे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो हम यहाँ पर बोल रहा है कि जे सबसे छोटा नहीं है, तो जे बाबू सबसे छोटा नहीं है, तो जे को तो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर भी जे को दे सकते हैं। लेकिन इसका क्या गारंटी है कि जे वहीं होगा, क्योंकि जे के बारे में हम सिर्फ एक यही जानकारी है कि यह सबसे छोटा नहीं, तो सबसे छोटा नहीं है, तो ये के और एल और एच के बीच में भी रह सकता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास जो है जितना जानकारी है उससे हमारा प्रश्न तो क्लियर नहीं हो रहा है कि सबसे लंबा कौन, ये क्लियर तो नहीं हो रहा है।
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है। यानी कि जितना जानकारी हमें दिया गया है उस जानकारी से हम प्रश्न का उत्तर नहीं ला सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जानकारी अधूरी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 नंबर, 7 नंबर से 10 नंबर। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, प्रत्येक निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। और प्रश्न जो लिखा गया हुआ है एच, जे, के, एल, एम और पी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि एच पी के बाएं तीसरा, तो यहाँ पर जो नाम कितना है एच, जे, के, एल, एम, पी, यानी कि कुल मिलाकर के 6 कैरेक्टर है। ठीक है, कुल मिला के कितना कैरेक्टर है तो 6, तो 6 कैरेक्टर है। तो ये देखिए ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा इधर दायां किनारा तो हमने दायां लिख दिया, और ये हो जाएगा बायां किनारा तो हमने ये लिख दिया। ये हो गया आपको लेफ्ट साइड, और ये हो गया बाबू आपको राइट साइड। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रहा है वो देखिए, एच पी के बाएं तीसरा है। एच जो है वह पी के बाएं तीसरा है, तो पी के बाएं तीसरा, पी यहाँ अगर होता तो बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, ठीक है। पी यहाँ होता तो बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, ये भी ठीक है। पी यहाँ होता तो बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, यानी कि 3-3 स्थान है। अभी तो हम क्लियर नहीं है कुछ भी, आगे बढ़ते हैं। पी रेखा के किसी सिरे पर नहीं है, एक बात तो फाइनल हो गया कि पी सिरे पर नहीं है, तो पी यहाँ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पी इस दोनों जगह में से कहीं होगा, क्योंकि बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा दोनों से फुलफिल हो रहा है। और हमको अब कोई जानकारी यहाँ पी से रिलेटेड है भी नहीं। ठीक है, अब हम एच से रिलेटेड जानकारी देख रहे हैं, तो एच का रिलेशन क्या, के एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसके बाद है जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ यहाँ से। फिर है 3 नंबर जानकारी में एम और के बीच एक व्यक्ति बैठा है। बहुत बढ़िया, एम और के बीच में जो है एक व्यक्ति बैठा है, ये भी चलिए ठीक है, लेकिन हम एडजस्टमेंट कहाँ से फाइनल करें ये हमको अभी पता नहीं चल पा रहा है। तो अब यहाँ पर परिस्थिति 2 ठो है, तो हम तो बाबू अब एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पी रख देते हैं एक, और दूसरा हम ऊपर में भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पी यहाँ रख देते हैं। जो एडजस्टमेंट सक्सेस होगा वो ठीक है, जो गलत होगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो लिख रहा है एच पी के बाएं तीसरा, तो पी के बाएं पहला, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं तीसरा, ये हो गया आपको एच। अब हम एक चीज़ इसमें ध्यान दिए कि जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो अभी तक तो नहीं हो रहा। फिर क्या है, तो पी के बाएं पहला, पी के बाएं दूसरा, पी के बाएं तीसरा, यहाँ पर एच, तो ये 2 स्थान हो गया। अब क्या जा रहा है कि पी रेखा के किसी सिरे पर नहीं है, तो रेखा के किसी भी सिरे पर नहीं है, चलिए ठीक है। इसके बाद एम और के बीच एक व्यक्ति बैठा, एम और के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, तो एम यहाँ बैठ सकता है तो के यहाँ बैठ सकता है, एम यहाँ बैठ सकता है तो के यहाँ बैठ सकता है। इसमें क्या होगा, एम और के को यहीं दोनों जगह है ही बैठने के लिए, और कोई दूसरा जगह उसको बैठने के लिए नहीं है। तो क्या लिख रहा है कि के एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के जो है वह एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और इसमें क्या लिख रहा है, एम और के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर हम इसमें नीचे वाले में एडजस्टमेंट का बात करें, तो एम और के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ ठीक है, लेकिन के एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के इधर नहीं हो सकता, के इधर नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक बात फाइनल हो गया कि एम और के लिए यही जगह सुटेबल है, और इसमें तो एम और के लिए ये जगह सुटेबल है ही, और तो कोई दूसरा जगह है ही नहीं। अब क्या है, के एच का निकटतम पड़ोसी नहीं, जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और क्या बोला, जे जो है वो एच का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है और एम का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें जो है हम के और एम को बैठा दें। हम यहाँ पर बैठाते हैं के को, और यहाँ पर हम बैठाते हैं एम को। ऐसा क्यों किए, हम यहाँ भी एम बैठा सकते थे। तो लास्ट लाइन जो हम पढ़े हैं, अगर हम यहाँ पर एम बैठा देते तो लास्ट लाइन हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एम को बैठाते तो यहाँ के हो जाता, तो ये फुलफिल हो जाता।
अब जे जो है वो ना तो एच के बगल में बैठेगा ना तो एम के बगल में बैठेगा, तो जे यहाँ पर एच भी है, इधर एम भी रहता तो नहीं बैठता, और जे यहाँ पर एच है नहीं बैठता, यानी कि जे तो तब इसमें बैठता ही नहीं ना, इसीलिए हमने एम को इधर किया और के को इधर किया। अब क्या बोल रहा है कि जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जे जो है वो एच के निकटतम नहीं है और के निकटतम भी, सॉरी, जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं, एच का भी निकटतम पड़ोसी नहीं और एम का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब बताइए क्या जे यहाँ बैठेगा तो एच का निकटतम पड़ोसी, क्या जे यहाँ बैठेगा तो एच का निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाला एडजस्टमेंट है यह पूर्णतः गलत है, ये एडजस्टमेंट सूटेबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई दूसरा एडजस्टमेंट अब कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एम यहाँ बैठेंगे तो भी दिक्कत है, एम यहाँ नहीं बैठा है तो भी दिक्कत हो रहा है जे को। अब ऊपर वाला ये एडजस्टमेंट ही हमारा काम करेगा, तो चलिए इसी को देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जब हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं तो इसमें क्या हमको बोला था, एम और के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हम अगर एम बैठा देते हैं तो यहाँ पर के बैठा देंगे, तो हम यही करेंगे, एम यहाँ बैठा देंगे और के यहाँ बैठा देंगे। क्यों? क्योंकि जे तो नहीं बैठेगा, अगर हम इधर के बैठा दें और इधर हम एम को बैठा दें तो एम के कारण जे नहीं और एच के कारण जे नहीं, तब तो दोनों में से दोनों जगह खाली रह जाएगा जे के लिए, इसीलिए हम एम को इधर बैठा दिए। एम जब इधर बैठाए तो इसका मतलब जे को हम इधर बैठा देंगे, क्योंकि क्या लिख रहा है, जे एच या एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जे देख लीजिए ना तो एच के निकट में है ना एम के निकट में है। फाइनल। अब बचा कौन, तो एच बच रहा है, जे बच रहा है, के बच रहा है, एम बच रहा है, पी बच रहा है, एल। एल जो है इसमें नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर आ जाएगा एल। ये हो गया हमारे प्रश्न का पक्का यानी कि पूरा एडजस्टमेंट, और इस तरीके से यह हो गया हमारा एच एल एम पी के जे, ये हो गया फुल एडजस्टमेंट। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसमें क्या क्या दे रहा है देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णात्मक क्रम में बैठाया जाए, यानी कि वर्ण के क्रम में ABCDEFGH के क्रम में बैठाया जाए, तो कितने व्यक्तियों की स्थिति वही रहेगी। तो किसका किसका स्थिति वही रहेगा वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। H I J K L M N O P, सॉरी के तो लिखे हैं नहीं, के यहाँ पर, एल यहाँ पर, एम यहाँ पर और पी यहाँ पर, हो गया एडजस्टमेंट। और इसमें आप देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल है बाबू, सिर्फ और सिर्फ एच जो है वही अपने स्थान पर रहा है, बाद बाकी कोई भी नहीं रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एच, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एच के दाएं को कितने लोग बैठे हैं। एच के दाएं को 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, प्रश्न का आंसर होगा 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, रेखा के बाएं ओर के अंतिम कोने पर कौन बैठे। रेखा के बाएं ओर के अंतिम कोने पर कौन बैठा, तो अंतिम कोण पर देख लीजिए एच बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा एच, ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 नंबर सवाल है, एम के संबंध में जे का स्थान कौन सा। एम के संबंध में जे का स्थान कौन सा है, तो दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, तो दाएं से तीसरा यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, दाएं से तीसरा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 लिख रहा है, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है ये। कुछ सेल टिश्यू है, कुछ सेल टिश्यू है, सभी टिश्यू बोन्स है, सभी टिश्यू जो है वो बोन्स है,
कोई बोन्स लिगामेंट नहीं है। बोन्स जो है वो लिगामेंट नहीं है, लिगामेंट नहीं है क्या चीज़, तो बोन्स, ठीक है, बोन्स लिगामेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हमें निष्कर्ष जा रहा है वो देखिए क्या हो रहा है। पहला है कोई लिगामेंट सेल नहीं है। देखिए बोला कोई बोन्स लिगामेंट, बोन्स लिगामेंट नहीं हो सकता। सेल में तो ये मिल हो जा सकता है, एक तरफ से गलत और एक तरफ से सही। एक डायग्राम हम अभी मिला देंगे तो सही हो जाएगा, मिला देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं मिलाएंगे तो सही हो जाएगा। यानी कि एक डायग्राम से गलत होगा, एक डायग्राम से सही होगा। तो एक तरीके से गलत होता है और एक तरीके से सही होता है, तो वह आंसर फाइनल गलत होता है, ठीक है। दूसरा है कम से कम कुछ बोन्स सेल हैं। कुछ बोन्स जो हैं वो सेल हैं, और ये बात क्या है, पूर्णतः सही है। तो पहला निष्कर्ष हुआ गलत, दूसरा निष्कर्ष हुआ सही। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसी में जो है हम लोग देखते हैं दो दो नियम से न देखते हैं, 150 वाले क्वेश्चन से भी देखते हैं और डायग्राम से भी देखते हैं। तो हमने डायग्राम देख लिया, अब हम इसको 150 वाले रूल से बना करके देखेंगे। लिखा है कुछ सेल टिश्यू है, तो कुछ का केस है तो 50 और ये भी 50, सभी का केस है तो 100 और ये 50, कोई नहीं का केस है तो ये हो जाएगा आपको बाबू 100 और ये हो जाएगा आपको 100, ठीक है, दोनों का दोनों 100। तो अब चलिए इसमें देखते हैं कोई लिगामेंट सेल नहीं है। लिगामेंट है यहाँ पर और सेल है यहाँ पर, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो निगेटिव ही बनेगा। चलिए निगेटिव बन रहा है। टिश्यू कॉमन मिला, एक 100 होना चाहिए, ठीक है। बोन्स कॉमन मिला, एक 100 होना चाहिए, ये भी ठीक है। सेल का वैल्यू 50 और यहाँ पर देखिए कोई नहीं के केस में 100 और ये भी 100, कम से कम यानी कि कुछ का केस होता है तो ये 50 और ये भी 50। तो सेल यहाँ भी 100, यहाँ 50 है और यहाँ पर 100 है। 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में बिकेगा कभी भी? जो 50 रुपया जिस पर प्रिंट लिखा हुआ है उसको आप 100 रुपया में बेचिएगा तो खरीदेगा कोई? इसीलिए ये क्या हो गया, गलत। दूसरा है कुछ बोन्स सेल है। बोन्स जो है वह सेल है, तो टिश्यू कॉमन मिल रहा है, 100 भी मिल रहा, ठीक है। सेल 50 तो सेल 50, बोन्स 50 हो गया। ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एकदम सही है। तो पहला निष्कर्ष गलत, दूसरा निष्कर्ष सही, आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है? चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर है 12, लिख रहा है इसमें कुछ स्कूल कॉलेज है। कोई स्कूल नर्सरी नहीं है। स्कूल जो है वह नर्सरी नहीं है। सभी नर्सरी मैदान, और सारा का सारा जो नर्सरी है वह क्या है, मैदान है, मैदान है। तो पहला नंबर निष्कर्ष है कोई मैदान स्कूल नहीं है। मैदान स्कूल नहीं है, और ये बात हो जा रहा है अभी तत्काल में क्या, सही। लेकिन अगर यही मैदान को हम स्कूल से और कॉलेज से अटैच करके निकालते तो हो जाता गलत। एक डायग्राम से सही, एक डायग्राम से गलत, तो आंसर हो जाएगा इसका गलत, ठीक है। दूसरा है कम से कम कुछ कॉलेज मैदान है। कुछ कॉलेज जो है वह मैदान है, तो कॉलेज मैदान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन अटैच करके बना लेते तो हो जाता, तो एक डायग्राम से सही हो जाता, एक डायग्राम से गलत हो जाता, तो निष्कर्ष क्या होगा, गलत। तो पहला भी निष्कर्ष गलत, दूसरा भी निष्कर्ष गलत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 150 वाले रूल से, ठीक है। तो कुछ कॉलेज, कुछ स्कूल कॉलेज है। स्कूल हो गया यहाँ पर 50, कॉलेज हो गया 50, कोई स्कूल नर्सरी नहीं है, स्कूल 100, नर्सरी भी 100, सभी नर्सरी मैदान है, नर्सरी 50 मैदान, सॉरी नर्सरी 100 मैदान 50,
कोई नहीं का केस है, मैदान 100, स्कूल भी 100। कम से कम का केस है, कॉलेज 100 और मैदान भी 100। ठीक, अब हमको इसमें देखना है कोई मैदान स्कूल नहीं है, तो मैदान है यहाँ पर, स्कूल है यहाँ पर, कॉमन टर्म मिल गया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव से निगेटिव बनता है, सही है। नर्सरी और नर्सरी 100 ये भी मिल गया, ये भी ठीक है। स्कूल है 100 और यहाँ पर स्कूल है 50, नहीं ये तो 100 है ना, ये भी 100 है। स्कूल है 100, स्कूल है 100, एकदम ठीक है। और यहाँ देखिए मैदान का वैल्यू 50 और यहाँ पर देखिए मैदान का वैल्यू 100। 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में बेच रहा है, तो आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो पहला निष्कर्ष गलत। कुछ कॉलेज मैदान है, कॉलेज है यहाँ पर, मैदान है यहाँ पर, कॉलेज का वैल्यू 50 और यहाँ पर कॉलेज का वैल्यू 100। ओ सॉरी, गलत लिख दिए हम यहाँ पर। कुछ का केस है तो ये हो जाएगा दोनों का, हम तो इसको कोई का केस समझ के लिख दिए थे यहाँ पर 100-100। ये तो दोनों बाबू 50-50 है। ठीक है, मैदान भी 50 है और कॉलेज भी 50 है। यहाँ हमसे गलती हो गया, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। मैदान भी 50 है बाबू, कॉलेज भी 50 है, कॉलेज भी 50 है, मैदान भी 50 है। ठीक, हम इसको कोई नहीं का केस समझते हुए 100 डाल दिए। तो चलिए देखते हैं। कॉलेज है यहाँ पर 100, कॉलेज है 50, यहाँ कॉलेज है 50, मैदान है यहाँ पर 50, यहाँ भी मैदान है 50। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से तो निगेटिव ना कंक्लूजन बनेगा, यहाँ तो पॉजिटिव बन रहा है। अब आप लोगों का कहना होगा कि सर ये तो ये दोनों से न बन रहा, तो ये दोनों से बाबू अगर बन रहा है तो क्या ये दोनों में कॉमन डायरेक्ट मिल रहा है? कॉमन तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा, कॉमन तो हम इसी से न बना मिलाते हुए आएंगे। और जब कॉमन हम इसी से मिलाते आएंगे यानी कि निगेटिव वाले माध्यम से आएंगे, तब तो वो निगेटिव हो ही जाएगा। इसीलिए निष्कर्ष दूसरा भी हो गया गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, लिख रहा है इसमें सभी धातुएं प्लास्टिक है, सभी धातु प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। सभी प्लास्टिक कपड़ा है, सभी प्लास्टिक कपड़ा है। सभी कपड़े धागे हैं, सभी कपड़ा जो है वह धागा है। तो सभी धातुएं धागे हैं, सभी धातु जो है वह धागा के अंतर्गत है क्या? सभी धातु देख लीजिए धागा के अंतर्गत है, तो सही। सभी प्लास्टिक धागे हैं, सारा का सारा प्लास्टिक जो है वह धागा के अंतर्गत है, तो ये भी सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही और दूसरा निष्कर्ष भी सही। आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, तो 150 वाले रूल से बनाएंगे। ठीक है, चलिए 150 वाले रूल से बनाया जाए। सभी का केस है, धातु हो गया 100, प्लास्टिक हो गया 50, सभी का केस है प्लास्टिक 100, कपड़ा हो गया 50, सभी का केस है कपड़ा 100, धागा हो गया 50, सभी का केस है धातु हो गया 100, धागा हो गया 50, सभी का केस है प्लास्टिक हो गया 100 और धागा हो गया आपको 50। ठीक, अब यहाँ पर क्या है वो देखिए। तो सबसे पहला है कि सभी धातुएं धागे हैं, सभी धातु धागे हैं, सभी धातु धागे हैं। तो धातु है यहाँ पर और धागा है यहाँ पर। प्लास्टिक प्लास्टिक कॉमन मिला, कपड़ा और कपड़ा कॉमन मिला, कॉमन मिलने के बाद एक 100 भी मिलना चाहिए, 100 भी मिला, 100 मिलना चाहिए, 100 भी मिला, साइड हो गया ये। धातु 100, धातु 100, धागा 50, धागा 50, निष्कर्ष पहला हो गया पूर्णतः सही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे है सभी प्लास्टिक धागे हैं, सभी प्लास्टिक धागे हैं, कपड़ा कपड़ा कॉमन मिला, एक 100 होना चाहिए, 100 भी मिल गया। सभी प्लास्टिक धागे हैं, 100 हो, प्लास्टिक 100, प्लास्टिक 100, धागा 50, धागा 50, यह भी हो गया पूर्णतः सही। तो पहला निष्कर्ष भी सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही। हमारे प्रश्न का इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ रहा है बाबू। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिख रहा है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एब्सेंट को TCBSMD लिखा जाता है तो उसी भाषा में केबल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं क्या क्या जा रहा है। तो लिख रहा है इसमें ABSENT, ABSEN और T को TCBSMD लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसमें, तो देखिए A और B +1, S और T +1, अब B और C +1, तो सब में यहाँ पर +1 किया गया है। E और D -1, T और S -1, M और N -1, इसमें सब में -1 किया गया। इधर तीनों में +1, उधर लास्ट वाले तीनों में -1 किया गया है। यही चीज़ इधर केबल्स में भी रहेगा। तो B +1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा C, A +1 कर देंगे हो जाएगा B, और C +1 कर देंगे हो जाएगा D, CBD। इधर -1 करेंगे, S -1 कर देंगे हो जाएगा आपको R, E -1 कर देंगे हो जाएगा D, और L -1 कर देंगे हो जाएगा K, यानी कि CBD RDK, CBD RDK ऑप्शन हो गया इसका B, ऑप्शन B। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। लिख रहा है इसमें, यदि लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, काला को पीला और काला को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला, नीला को बैगनी कहा जाता है तो सनफ्लावर का रंग किससे प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहला चीज़ सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी जो होता है वो होता है बाबू पीला रंग का। और यहाँ पर आप देख लीजिए पीला को क्या कहा जा रहा है, तो पीला को हरा कहा जा रहा है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन हो जाएगा इसका A। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 नंबर। लिख रहा है, शब्द मॉडरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। अक्षर युग्म मतलब अक्षरों का जोड़ा, जिनमें से प्रत्येक की दूरी वही है जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। प्रत्येक की दूरी उतना ही है जितना कि वर्णमाला में उनके बीच में होता है। ठीक है, तो चलिए इसको करना क्या है, तो अक्षर युग्म बनाना हमको, यानी कि अक्षरों का जोड़ा ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। MNOPQRST नहीं मिला, OPQR, O और R एक मिल गया हमको, OPQRST, तो O से लेके T भी एक मिल गया, OT। इसके बाद देखिए क्या है, DE, हमको DE भी मिल गया एक ठो, DEFGHI, EFGHI, RST एक और मिल गया, RT भी मिल गया एक ठो। उसके बाद RSTU, ABCTU। तो अभी देखिए कुल मिला के कितना मिल गया, 4 मिल चुका है। और हमारे प्रश्न में आप देख लीजिए कितना है ऑप्शन, 3 से अधिक, तो यहीं पर आप आंसर टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको ये क्वेश्चन अभी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाएंगे। ठीक है, इसमें कितना आ सकता है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको देखिए एग्ज़ाम पास करने के लिए इतना ही ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम पास कर गए, यहाँ तक आपने बना लिया, आप एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। लेकिन हम अभी एग्ज़ाम में तो नहीं हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड देखा, अब राइट साइड से लेफ़्ट साइड देखेंगे। EFGHIJKL नहीं मिला, TUVWXYZ नहीं मिला, ABCD, तो ये देखिए एक और मिल गया हमको, AD मिल गया एक ठो, ABCDEF नहीं मिला, RSTU भी नहीं मिला, EFGH नहीं मिला, DEF नहीं मिला, O और P नहीं मिला। यानी कि 2 2 4 और 1 5, कुल मिलाकर के कितने, तो टोटल इसमें 5 अक्षर युग्म मिलते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न का आंसर होगा
3 से अधिक, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर। देखिए लिख रहा है इसमें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो एंड कम के लिए NATAKA तथा ब्लैक एंड वाइट के लिए PAMATA लिखा जाता है तो गो का कूट क्या होगा? ठीक है, गो का कूट क्या है हमको यहाँ पर ये ढूंढना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गो लिखा हुआ कहाँ है। तो गो यहाँ है और तो कहीं नहीं है गो लिखा हुआ, तो इसका मतलब है NATAKA, यही तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है हमारा। तो गो तो इसमें है नहीं, तो हम देख रहे हैं TA यहाँ पर और TA यहाँ पर, यानी कि TA तो आंसर नहीं हो सकता है। तो बचा क्या अब? तो बचा NA और KA, और यहाँ पर NAKA तो कोई है नहीं, तो यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर जो है वो क्लियर नहीं है। NA भी हो सकता है और KA भी हो सकता है, लेकिन इस दोनों में से रियल में होगा कौन ये हमें क्लियर नहीं पता चल रहा है, इसीलिए इसका आंसर हम लिख देंगे ऑप्शन डी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 लिख रहा है इसमें, यदि M का अर्थ है गुना, R का अर्थ है माइनस, K का अर्थ है प्लस, B का अर्थ है भागा, तो अब यहाँ पर यह है, अब आपको बताना है क्या होगा इसमें। तो देखिए अब सीधा सीधा कहानी है कि 24 भागा 4 कर दिए तो हो गया 6, यानी कि 6, और 6 गुने 8 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? तो 48, यानी कि 48। और 48 में जब आप 6 जोड़ेंगे, 48 में आप जैसे ही 6 ऐड करेंगे, 48 में जैसे ही आप 6 ऐड करेंगे हो जाएगा 54, और 54 में आप जैसे ही 4 घटाएंगे, लेस कर देंगे तो हो जाएगा कितना? तो 50, यानी कि 50। और ये दिया गया ऑप्शन डी में हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए अब। क्वेश्चन नंबर है 19 से लेकर के 21 नंबर। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें लिख रहा है MPJBRT और F केंद्र की ओर मुंह किए एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। तो 2 2 4 6 और 1 7, टोटल का टोटल जो है 7 कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, और ये सब जो है वृत्त के गिर्द बैठे हुए, यानी कि वृत्त के चारों साइड में ये सब बैठा हुआ गोल गोल करके। तो कुल मिलाकर के हैं इसमें कितने हैं? तो 7। तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हमने लिख दिया। अब चलिए हम इसको बना करके देखते हैं इसमें कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठ रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है इसमें कि B J के बाएं तीसरा है, J के बाएं तीसरा। तो ये लीजिए हमने यहाँ J रखा, बायां इधर और दायां इधर, तो J के बाएं पहला, J के बाएं दूसरा, J के बाएं तीसरा हो जाएगा कौन? तो B। तो B J के बाएं तीसरा है, जो M के बाएं दूसरा है, जो M के बाएं दूसरा है, यानी कि J जो है वह M के बाएं दूसरा है, J जो है वह M के बाएं दूसरा, M के बाएं पहला, M के बाएं दूसरा है। ये देखिए ये इधर चला जाता है बाबू दाएं, ये इधर चला जाता है दाएं, हम लिख ही दें, और ये ऐसे चला जाएगा आपको बाएं। ठीक, अब क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए। अब इसके बाद लिख रहा है क्या चीज़? तो P B के बाएं तीसरा, P जो है B के बाएं तीसरा, ना तो यहाँ P है ना तो यहाँ B है। आगे बढ़ते हैं, और M के दाएं दूसरा, M भी R भी नहीं है। आगे लिखा है T M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब T यहाँ नहीं रहेगा, T यहाँ नहीं रहेगा, तो T इसी दोनों में से न कहीं होगा, और हमारे पास तो कोई जानकारी है नहीं, तो P और B वाला ही है। तो P B के बाएं तीसरा है, जो R के दाएं दूसरा है। P जो है B के बाएं तीसरा है, तो B के बाएं पहला, B के बाएं दूसरा और B के बाएं तीसरा कौन है? तो P B के बाएं तीसरा और R के दाएं दूसरा, और R के दाएं दूसरा यानी कि P जो है R के दाएं दूसरा है। तो R के दाएं, यहाँ पर हम R दे देते हैं, R के दाएं पहला, R के दाएं दूसरा है P। ठीक है,
टी एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो टी यहाँ नहीं होगा, तो टी यहाँ पर होगा। अब कौन बचा? इतना होने के बावजूद अब क्या बच रहा है? तो एम पी जे बी आर टी और एफ, और यहाँ पर हो जाएगा कौन? तो एफ। ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बोला, एम के दाएं चौथा कौन है? तो एम के दाएं, दायां इधर, तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा आर है, और आर यहाँ तीनों में से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, टी के बाएं दूसरा कौन है? टी के बाएं दूसरा, तो टी के बाएं पहला, टी के बाएं दूसरा एफ है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है? निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं? तो दूसरा व्यक्ति जो है पहले के तुरंत दाएं, यानी कि आर जो है जे के तुरंत दाएं, तो आर जो है वह जे के तुरंत बाएं है, नहीं हुआ। पी जे के तुरंत दाएं, और पी जो है जे के तुरंत दाएं है, यह सही हो गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक मिनट, निम्नलिखित में किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा हुआ है? तो ओ सॉरी, यहाँ तो गलती हो गया, ये हमने गलत बना दिया। ठीक है, यहाँ तो पहला व्यक्ति है, पी जो है वो जे के दाएं है, ये गलत हो गया बाबू। टी आर के तुरंत दाएं, तो ये देखिए टी जो है दूसरा व्यक्ति है आर, वो टी के तुरंत दाएं, तो दूसरा व्यक्ति आर वो टी के तुरंत दाएं, और ये होगा सही। हमने गलती से यहाँ पर बी लगा दिया था बाबू, बी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका सी। ठीक है, पी और एम, तो पी देखिए पी जो है एम के दाएं नहीं है, ठीक है, एम के बाएं है, तो ये भी गलत। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा डी, 20 का हो जाएगा ए, और 21 का हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब आगे, हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिख रहा है इसमें, अंजलि कहती है, क्या कहती है? वह मेरी बहन के भाई, तो बहन का भाई कौन? तो भाई ही ना हुआ। वह मेरी बहन के भाई, तो बहन का भाई कौन? तो भाई के पिता, तो भाई का पिता कौन? तो पिता का इकलौता पुत्र है, तो पिता का इकलौता पुत्र कौन? तो भाई। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति अंजलि से भाई के रूप में संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। चलिए हम भरवली बताए हैं, हम एक बार और समझा दें आपको। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई, तो अंजलि बोली, क्या बोली? वह जो है किसी को बोल रही है, वह मेरी बहन, तो अंजलि की बहन के भाई, तो बहन का भाई कौन? तो भाई ही ना हुआ। भाई के पिता, तो भाई का पिता कौन? तो पिता, अंजलि का पिता। का इकलौता पुत्र, तो पिता का इकलौता पुत्र कौन? तो भाई है, तो यानी कि वह अंजलि का कौन है? भाई है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? तो वह व्यक्ति अंजलि से भाई के रूप में संबंधित है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लिख रहा, कागज का एक वर्गाकार पन्ना मोड़कर नीचे प्रदर्शित आकृतियों के अनुसार छेदा गया है, वह खोलने पर कैसा दिखेगा? जब हम उसको खोलेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा, हमको यहाँ पर यही चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है, पेपर फोल्डिंग कटिंग वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ जो हम बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो आपको इसमें करना क्या है, पेपर को कितने बार मोड़ा गया आप सिर्फ वो ध्यान से समझ लीजिए। पेपर को कितना बार मोड़ा गया आप सिर्फ उसको ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं। तो ये जो सिंगल परत पेपर है इसको हमने ऐसे करके मोड़ा, तो यहाँ हो गया 2 परत। इस 2 परत को जब हम फिर से इस प्रकार से मोड़े तो यहाँ हो गया 4 परत।
और अब इस 4 परत पेपर पर ऐसा डिजाइनिंग, ये जो डिजाइनिंग यहाँ पर दिया गया, इस प्रकार का डिजाइनिंग में कटिंग कर दिया गया। तो अब सिंपल सी बात है, जब ये 4 परत पेपर पर, एक परत पेपर पर जब ये ऐसा डिजाइन काटा है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ऐसा ऐसा कुल मिलाकर के 4 गो डिजाइन नजर आएगा कि नहीं आएगा? 4 डिजाइन नजर आएगा ना। अब आप देखिए कि वो 4 डिजाइन किस में है। तो ये देखिए, आप उसको यह भी देखना पड़ेगा आपको कि यह किस लाइन पर है। तो ये तो इस बेस लाइन पर है ना। तो इसका मतलब जब आप इसको ऐसे करके खोलिएगा, मतलब जब आप इसको इस प्रकार से खोलिएगा ऊपर की ओर, तो सिंपल सी बात है, वो तो इसी प्रकार से ना बनाएगा। अब आप देख लीजिए, अब एक डिजाइन नीचे की तरफ, एक डिजाइन ऊपर की तरफ, तो दो डिजाइन तो बाबू यहीं पर हो गया। ठीक है, 2 डिजाइन जो है वो तो यहीं ना हो गया। जब 2 डिजाइन बाबू यहीं पर हो गया, तो 2 डिजाइन इधर, 2 डिजाइन इधर, यानी कि ऐसा ही डिजाइन आप देख लीजिए। ऐसा है, मतलब हमसे तो जितना हो रहा है उतने बनाएंगे बाबू। ऐसा ही डिजाइन देखिए किस में है, तो ये डिजाइन तो आपको ऑप्शन ए में है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 लिख रहा है इसमें, दी गई उत्तर आकृति विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगी। तो हमको यहाँ पर जल प्रतिबिंब ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहला सिचुएशन, यहाँ पर जो जल प्रतिबिंब वाला जो यहाँ जो है, इसमें तो देख रहे हैं बिंदु 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 डॉट डॉट लाइन है। और ये देखिए, ये वाला सबसे पहले, तो ऑप्शन डी तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है, ये तो गया। अब आप इसमें देखिए कि 2 4 6 8, 2 4 6 8, ऊपर और नीचे दोनों तरफ 8 8 बिंदु है। और इसमें आप देखिए ऊपर में 6 बिंदु है, ये भी ऑप्शन गया। अब बचा यहाँ पर नीचे में देखिए 6 बिंदु है, ये भी गया। जबकि आप ऊपर और नीचे दोनों में 8 8 बिंदु देख रहे हैं ना, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर लिख रहा है इसमें, प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। तथा मतलब एक जो है हर एक प्रकार से भिन्न है, अलग है। इस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। और यहाँ जो भिन्न आकृति है उसका हमको क्या करना, चयन करना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 1 लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिलाकर के 4 रेखा है इसमें। 1 2 3 4, 4 लाइन इसमें भी। 1 2 3 4, 4 लाइन इसमें भी। लेकिन आप इसमें देखिए 1 2 और 3 कुल मिलाकर के मात्र 3 लाइन है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 लिख रहा है इसमें, प्रश्न में यदि क्रम जारी रहा तो नीचे दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति ऊपर दी गई श्रृंखला का अगला चरण होगा। अगला चरण क्या होगा हमको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। 2 लाइन है यहाँ पर, 2 लाइन तो है ही, साथ 2 एक्स्ट्रा लाइनिंग आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर उतना ही है। वो जो 2 लाइन था, फिर इसमें देखिए, यानी कि यहाँ पर हम 2 लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 4 लाइन देख रहे हैं, यानी कि 2 लाइन एक्स्ट्रा आया। फिर यहाँ पर भी 4 ही लाइन है, और यहाँ पर 2 4 6 लाइन हो गया। फिर यहाँ पर 6 ही लाइन है। अब आगे क्या होगा, तो अब आगे तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर जो डिजाइन बनाने वाले हैं, इसमें बाबू रेखाओं की संख्या जो है वो हो जाएगा बाबू आपको कितना, तो वो हो जाएगा बाबू आपको 8, यानी कि 8 रेखा वाला चाहिए। क्यों 8 रेखा वाला, तो देखिए आप यहाँ पर एक बार छोड़ करके वह 2 ठो लाइन बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से यहाँ 2 लाइन, यदि 4 लाइन है, 4 लाइन के बाद आप यहाँ देखिए कुल मिलाकर के कितना 6 लाइन चला गया। और 6 लाइन के बाद अब यहाँ पर क्या जाएगा, तो 8 लाइन जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 लाइन जाएगा। अब 8 लाइन वाला देख लीजिए, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 9, तो ये ख़त्म।
2 4 6 1 7, ये भी ख़त्म। 2 4 6 7 और 8, अब ये भी ठीक है। अब यहाँ पर है कि चलिए ये तो ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमको क्या करना है वो आप देखिए ध्यान से, अब समझिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले ये जो है यहाँ पर है, और इसके बाद ये क्या किया, तो 45 डिग्री ऐसे घूमा, 45 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। फिर क्या किया, फिर 45 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज। फिर ये क्या किया, यहाँ से आप देख लीजिए, फिर 45 डिग्री घुमा ये क्लॉकवाइज। फिर यहाँ से यहाँ आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब की बार फिर क्या करेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि सबसे पहले डिजाइनिंग तो ये हमारा जाने वाला, ये जब घूमेगा ऐसा, और ऐसा डिजाइन होने के बाद अब क्या है, तो 2 ही लाइन एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए। तो ये 2 लाइन एक्स्ट्रा इस प्रकार से बढ़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें भी सब में इसी प्रकार से लाइन बढ़ रहा है। तो पहले बाबू ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद ही तो ये कवर होगा। पहले ये जो है पहले ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद ही तो अगले स्टेप में इस प्रकार से कवर होगा। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के लिए जो है आंसर के रूप में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लिख रहा है इसमें, एक शिक्षक ने छात्रों से कहा, एक शिक्षक हैं जो कि छात्रों से कहता है, क्या कहता है भाई, आप इस प्रकार के प्रश्न चित्र बनाएं, आप इस प्रकार के प्रश्न चित्र बनाएं, बिना हल नहीं कर सकते हैं। आप जो हैं इस प्रकार का जो प्रश्न है यह चित्र बनाए बिना हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कठिन प्रश्न हल करने के लिए चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और जो कठिन प्रश्न होता है उसको आप जब सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, छात्र बुद्धिमान नहीं है। छात्र जो है वह बुद्धिमान नहीं है। तो यह बात क्या है, यह बात पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप देख लीजिए क्या लिख रहा है कि एक शिक्षक ने छात्रों से कहा कि आप इस प्रकार के प्रश्न चित्र बनाए बिना हल नहीं कर सकते हैं। कठिन प्रश्न हल करने के लिए चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ये तो डायरेक्ट न लिख रहा है, कठिन प्रश्न हल करने के लिए चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब शिक्षक यह बात कह रहे हैं कि कठिन प्रश्न जो होता है उसको जब आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ जो ये लिख रहा है कि छात्र बुद्धिमान नहीं है, तो ये तो कोई मतलब का चीज़ ही नहीं कहा, तो पहला पूर्वधारणा हो गया गलत। ठीक है, दूसरा है, यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। हल क्यों नहीं हो सकता है, कठिन प्रश्न है तो आप उसको चित्र बना करके हल करिएगा। तो यह जो कहा गया कि यह प्रश्न हल नहीं हो सकता, यह पूर्णतः गलत। तीसरा है, इस प्रकार के प्रश्न कठिन होते हैं। जी हाँ, ये तो एकदम डायरेक्ट लिख रहा है, इस प्रकार के प्रश्न कठिन होते हैं, तो यह हो जाएगा सही। तो 27 नंबर क्वेश्चन का पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा सही। आंसर इसका हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की ओर बढ़ा जाए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या लिख रहा है, देखिए लिख रहा है कि ए ने बी से कहा, ए जो है वह बी से बोला, क्या कहा, मैंने कॉफ़ी का सेवन कम करने का निर्णय लिया है। क्या कहा, मैंने कॉफ़ी का सेवन, यानी कि चाय और कॉफ़ी जो होता है ठंडा महीना में ज़्यादा पिया जाता है कॉफ़ी, तो मैंने कॉफ़ी का सेवन कम करने का निर्णय लिया है, यानी कि वह अब जो है कॉफ़ी जो है वह बहुत ही कम पिएगा, यह कह रहा है। लोगों का कहना है कि कैफ़ीन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो देखिए कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, और कैफ़ीन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लोगों का कहना है कि कैफ़ीन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये इसमें कथन में लिखा गया है। तो पूर्वधारणा नंबर 1 है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है,
ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, ये तो होना ही होना है, ये तो सही होगा। दूसरा है कॉफ़ी के प्रति लोगों की राय उचित है, तो यह बात भी क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि लिख रहा है कि लोगों का कहना है कि कैफीन स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, तो जब अच्छी नहीं है तो ये जो राय उसके मन में बना है तो वो क्या है, सही राय बना है। संभव है बी भी कॉफ़ी का सेवन कम कर दे, तो देखिए बी भी कॉफ़ी का सेवन कम कर दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ए ने बी से कहा है सिर्फ कि मैंने कॉफ़ी का सेवन कम कर दिया है, तो क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें कैफीन पाया जाता है और कैफीन जो है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो इसीलिए यहाँ जो लिख रहा है कि संभव है कि बी भी कॉफ़ी का सेवन कम कर दे, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसीलिए तीसरा हो गया गलत। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 28 नंबर क्वेश्चन का पहला सही, दूसरा सही और तीसरा गलत। आंसर ही इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर है 29, लिख रहा है डेनिम कंपनी हजामत बनाने वाले अपने उत्पादों के लिए निर्माण संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी, जिसके फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि एवं लागत में कमी आएगी। क्या कह रहा है कि डेनिम जो कंपनी है जो कि हजामत बनाने वाले उत्पाद के लिए, हजामत बनाने यानी कि शेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, हजामत बनाने वाले अपने उत्पादों के लिए, जो उत्पाद होता है, ब्लेड होता है, रेजर होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी बनता है डेनिम कंपनी का, उत्पादों के लिए निर्माण संबंधी सुविधाओं को उन्नत बनाएगी, यानी कि उसके निर्माण जो से संबंधित जो है मशीनरी है, ये है, उधर है, जो भी है उसको उन्नत बनाएगा, यानी उसको और ज़्यादा डेवलप करेगा, जिसके फलस्वरूप क्षमता में वृद्धि, और इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, तो क्षमता में वृद्धि होगा एवं लागत में कमी आएगा, और जो कॉस्ट जो पड़ता है, लागत जो होता है उसमें कमी भी आएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 है डेनिम कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता में, लागत में, बाजार में स्पर्धा टिके रहेंगे। डेनिम कंपनी के उत्पाद जो गुणवत्ता एवं लागत में, बाजार में स्पर्धा टिके रहेंगे। स्पर्धा मतलब हो जाता कंपटीशन, ठीक है, तो कंपटीशन में टिका रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि उसका क्षमता बढ़ेगा और लागत जब कमेगा, यानी कि अगर मान लीजिए हम ब्लेड का बात कर लें तो ब्लेड का क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाएगा, शेविंग करने का, दाढ़ी बनाने का क्षमता बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए कि पहले उस ब्लेड से एक बार दाढ़ी बनाते, तब 2 बार दाढ़ी बना सकते हैं, 3 बार दाढ़ी बना सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ उत्पाद में भी उसका क्षमता बढ़ जाएगा। उत्पाद जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा, तो वहाँ पर भी उस मशीन का भी क्षमता बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर क्या हो जाए कि यदि डेली 1000 ब्लेड बनता था एक मशीन पर, तो हो सकता अभी 1100, 1200, 1500 ब्लेड बने एक दिन में, 1 घंटा में, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि यदि 1 घंटा में 1000 ब्लेड बनाने वाला मशीन था, तो अब यदि वहाँ पर उसको मशीन को डेवलप किया जाए और 1 घंटा में यदि 1500 ब्लेड बनाने वाला मशीन आ जाए, तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और साथ ही साथ लागत में कमी आएगी, यानी कि जो ब्लेड 5 रुपया में मिलता था, हो सकता है अब 4.5 रुपया में मिले, हो सकता है 4 रुपया में मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि डेनिम कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता एवं लागत में बाजार में स्पर्धा में टिके रहेंगे, तो जब इतना ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा तो वो तो कंपटीशन में तो टिका हुआ रहेगा ही ना, इसीलिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष हो जाएगा इसका सही। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, डेनिम कंपनी के हजामत उत्पादों की मांग होगी, तो मांग तो बढ़ेगा ही ना, मांग तो होगा ही होगा, इसीलिए यह बात भी क्या हो जाएगा, तो सही। तो पहला भी निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष भी सही। हमारे प्रश्न 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब आगे की ओर बढ़ा जाए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, लिख रहा है कि कथन है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि, प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक बात पर जोर दिया, क्या बात है, कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन मतलब आगे बढ़ने के लिए,
उन्नयन हेतु पूरा प्रयास करेगी। देखिए लिख रहा प्रयास करेगी, ठीक है, किसके लिए? तो उनकी सरकार किसानों के लिए और ग्रामीण में, गांव में जो गरीब हैं यानी कि ग्रामीण गरीबों को के उन्नयन हेतु प्रयास करेगी, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो निष्कर्ष नंबर 1 लिखा हुआ है कि पिछली सरकार ने इन लोगों के उन्नयन के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए थे। अगर सबसे पहला सिचुएशन कि यदि वहाँ पर पिछला सरकार जो है वो यदि गंभीरता से प्रयास कर लेता, तब तो आज इस प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है, तो प्रधानमंत्री को इस बात पर जोर देने का कोई आवश्यकता ही नहीं था। जो चीज़ मान लीजिए कि एक शहर है, उस शहर में 5 ठो कॉलेज है, हम 5 कॉलेज बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस शहर में 5 कॉलेज और बगल वाले शहर में एक भी कॉलेज नहीं है। उसी शहर के बगल में एक दूसरा शहर है, उस शहर में एक भी कॉलेज नहीं है। अब बताइए कि यदि अब नया कॉलेज बनाना होगा तो किस शहर में बनाएंगे, जिसमें ऑलरेडी 5 कॉलेज है वहाँ पर, या जिस शहर में एक भी कॉलेज नहीं है वहाँ पर? तो सिंपल सी बात है, जिस शहर में एक भी कॉलेज नहीं है वहीं पर ना कॉलेज बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार किसानों और ग्रामीण गरीबों के उन्नयन हेतु पूरा प्रयास करेगी। इसका मतलब है कि किसान और ग्रामीण गरीब के उन्नयन के लिए पिछला सरकार जो था, इससे पहले वाला जो सरकार था, उसने प्रयास नहीं किया था, तभी तो इस प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया है। इसीलिए यह जो निष्कर्ष है पहला, यह निष्कर्ष पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, यह सरकार शहरी गरीबों के उन्नयन के लिए पूरा प्रयास नहीं करेगी। देखिए शहरी गरीब का कोई भी चर्चा, हमारे प्रश्न में ग्रामीण गरीब का चर्चा है, ना कि शहरी गरीब का चर्चा है। जब हमारे प्रश्न में शहरी गरीब का कोई चर्चा है ही नहीं, तो यह किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता है। तो दूसरा निष्कर्ष हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? कोई दिक्कत भी इसमें समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब।